हिल के साथ अपनी अल्फा ड्यूटीज को कंप्लीट करने के बाद जिंगमू बेड पे अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ था। उसके बगल में हिल था। बेचारा पूरी तरह से थक चुका था और ऐसे ही बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और गार्ड्स बाहर से पूछते हैं, सेकंड प्रिंस, क्या आप ठीक हैं? ये सुनते ही हिल जल्दी से उठ के बैठते हुए कहता है कि रुको, अभी अंदर मत आना। गार्ड्स तुरंत मान जाते हैं। अचानक से उठने की वजह से हिल दर्द में कराहने लगता है, क्योंकि अभी उसके और जिंगमू के बीच जो हुआ उसकी वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द था। हिल धीरे धीरे अपने कपड़े पहन रहा था और जिंगमू बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था कि कितना नाजुक और प्यारा है ये। फिर वो धीरे से हिल से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने हद पार कर दी और कुछ ज्यादा ही कर दिया। जिंगमू के मुंह से सॉरी सुन के हिल तो सरप्राइज ही हो जाता है। फिर वो हल्की सी स्माइल के साथ उससे बोलता है, छोड़ो इसे, ये सब फेरोमोन्स की वजह से हुआ है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि शुरुआत मैंने ही की थी। ये सुन के जिंगमू हिल की ओर देखते हुए मन में यही सोच रहा था, ये इस तरह की तकलीफ के बारे में भी इतनी आसानी से बात कैसे कर सकता है। एक तरफ ये सारी चीजें चल रही थी और वहीं दूसरी ओर किंग के चैम्बर में एक हेड डॉक्टर उसे बता रही थी कि योर मैजेस्टी, आज रात डॉक्टर रोवन ने जल्दी से कुछ मेडिसिन्स लेके सेकंड प्रिंस के पैलेस में गए थे। ये वही मेडिसिन्स हैं जो पिछली बार दी गई थी। सब मिनिस्टर ने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये बिल्कुल काम नहीं करेगी। किंग पूछता है कि किसी ने शक तो नहीं किया? हेड डॉक्टर बताती है कि नहीं योर हाइनेस। किंग उससे बोलता है कि नजर रखना, और फिर उसके बाद वो हेड डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। इधर किंग किन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था। गाइस, मुझे लगता है कि इस किंग के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि इवान जिंगमू को पीट रहा था। ओवेन उसे बताता है कि सजा के तौर पे मैंने इसे एनेस्थीसिया का बड़ा सा डोज दे दिया है, 2 दिन तक ये उठ नहीं पाएगा। हिल भी इवान को मना कर रहा था कि वो जिंगमू को ना मारे, पर इवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसे जिंगमू के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने हिल के ऊपर अपने सप्रेसिंग फेरोमोन्स यूज क्यों किए। इवान जिंगमू को खत्म करने की बात कर रहा था और जिंगमू गुस्से में उसे आंखें दिखा रहा था। हिल इवान को समझाता है, बड़े भाई प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं खुद पे काबू नहीं रख सका और मैंने ही उससे पहले उकसाया। अगर मेरी वजह से किसी की जान चली जाती है तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बड़े भाई, अब वो मेरे लिए सिर्फ एक कैदी नहीं है, अब वो मेरा अल्फा भी है। क्या तुम थोड़ा सा मेरी फीलिंग्स भी कंसीडर कर सकते हो? हिल की ये मेरा अल्फा वाली बात सुन के जिंगमू बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था। हिल बार बार जिंगमू को बचाने की कोशिश कर रहा था, इस पे तो इवान कुछ नहीं बोल पाता। ऊपर से हिल के साथ जंगल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए इवान खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। इसीलिए वो जिंगमू को मारना बंद करके वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगली बार कोई मौका नहीं मिलेगा। इवान के जाने के बाद हिल उदास चेहरे के साथ ओवन से पूछता है कि क्या बड़ा भाई नाराज है मुझसे? ओवन उसे बताता है कि वो सिर्फ उस कैदी से नाराज है, और हाँ, आपकी हीट साइकिल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। हालांकि इस कैदी को काफी मात्रा में बेहोश करने वाली दवाई दी गई है। जब तक आप एक ही कमरे में हैं तब तक ये आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। हिल धीरे से ठीक है तो बोल देता है, पर वो काफी वरीड लग रहा था। ये देख के ओवन उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप उनके बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा, आप फिक्र मत करिए। इस पे हिल ओवन को थैंक यू बोलते हुए एक प्यारी सी स्माइल देता है। शाम हो जाती है। हिल शाम की चाय पीते हुए जिंगमू की ओर देखता है तो जिंगमू चेहरे की ओर लेटा हुआ था। शायद वो सो रहा था। ये सोच के हिल कप को टेबल पे रख के जाके उसके करीब बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। उसे जिंगमू की फिक्र सता रही थी क्योंकि वो काफी देर से एक ही पोजीशन में लेटा हुआ था, इसीलिए वो अपनी उंगली से जिंगमू के हाथ पे पोक करता है। तभी अगले ही पल जिंगमू करवट लेता है। ये देख के हिल डर के मारे तुरंत उससे दूर चला जाता है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि लगता है ये सच में सो रहा है, तो मैं अभी इसे परेशान नहीं करूँगा। देखते हैं कल क्या होता है। एक तरफ ये सारी चीजें चल रही थी और वहीं दूसरी ओर इवान अपने कमरे में टल्ली होके सोफे पे पड़ा हुआ था।
उसकी हालत देख के ओवन उसे समझाता है कि इस तरह से ड्रिंक करना आपके लिए अच्छा नहीं है योर हाइनेस। पर इवान क्या ही करता, वो तो खुद को एक फेलियर समझ रहा था। प्रिंस और बड़े भाई दोनों ही तरह से वो खुद को फेलियर ही समझ रहा था। वो ओवन से कहता है, जंगल में हुए उस इंसिडेंट के बाद जब भी मैं हिल को देखता हूँ मुझे घबराहट और गिल्ट महसूस होती है। मेरा प्यारा भाई, क्या वो मुझसे नफरत करेगा? ओवन इवान को कंफर्ट करते हुए कहता है, आप बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं योर हाइनेस। सेकंड प्रिंस बस अपने आसपास के लोगों को प्यार से रखना चाहते हैं, भले ही वो कोई कैदी ही क्यों ना हो। वो सबको इंसान की तरह देखते हैं। तो प्लीज आप सेकंड प्रिंस को समझने की कोशिश करिए। मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला उन सब में से सेकंड प्रिंस सबसे काइंड हैं। इस पे इवान प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, एक्चुअली तुम भी बहुत काइंड हो। ये सुन के तो ओवन सरप्राइज ही हो जाता है, फिर वो खुद को संभालता है। इवान तो स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। ओह गाइस, मुझे कहीं से सेकंड कपल की स्मेल आ रही है। रात में हिल अपने कमरे में लेटे लेटे मन में सोच रहा था, क्या आज मैंने अपने भाई को हर्ट कर दिया? जिंगमू के मार्किंग इंसिडेंट के बाद मेरा भाई पहले से ही गिल्टी फील कर रहा है और फिर आज मैंने उससे वो सब कह दिया कि तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं देख रहे। नहीं, वो बस अचानक से कही बातें थी। मैंने जानबूझ के कहा ताकि मेरा भाई गिल्टी फील कर सके और मेरा मकसद पूरा हो जाए। मुझे लगता है कि मुझे अपने भाई से अच्छे तरीके से माफी मांगने के लिए कोई मौका ढूंढना चाहिए। ये सब सोचते सोचते हिल सो जाता है। जिंगमू भी सो रहा था। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसकी आंखें खुलती हैं। सामने उसे एक रोशनी नजर आती है और वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जिंगमू अपने बचपन में पहुंच जाता है जब वो लिटिल जिंगमू था। वो अपने पैलेस के अंदर अपने फादर, बड़े भाई और सेकंड ब्रदर को देखता है जो साथ में बैठे हुए थे और उसके भाइयों में कंट्री को लेके कुछ डिस्कशन चल रहा था। फादर जिंगमू से भी उसका ओपिनियन पूछते हैं। तभी वहाँ मदर भी आ जाती हैं। अपने फैमिली मेंबर्स को देख के तो लिटिल जिंगमू की आंखें ही भर आती हैं। वो रोते रोते खुद से कहता है, नहीं, जब मैं 12 साल का था तभी मदर हमें छोड़ के चली गई थी। मैं, मेरी फैमिली, सब कुछ इस लान्या ने खत्म कर दिया। यहाँ पे सीन चेंज होता है और अब लिटिल जिंगमू खून से भरी नदी में खड़ा था जहाँ नीचे थे उसकी फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर और भाई। सब उसे पकड़ के उसे उसका बदला याद दिला रहे थे। तुम्हें अपने देश वापस आना होगा, बदला लेना होगा, यही तुम्हारी किस्मत है। हम सब तुम्हें देख रहे हैं, अपने अंदर गुस्सा लाओ, इसे लान्या एम्पायर को खत्म कर दो। ये बोलते हुए वो लोग लिटिल जिंगमू को भी अंदर खींच लेते हैं। इसी घबराहट में जिंगमू की आंख खुल जाती है और उसका सपना यहीं टूट जाता है। वो तुरंत उठ के बैठता है और खुद को शांत करने लगता है। इसी बीच उसकी नजर हिल पे जाती है जो सो रहा था और फिर उसे हिल के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं कि कैसे जंगल में हिल ने उसे गले लगाया था। फिर उसने हिल को मार्क किया। हिल उसके बालों को थाम के मुस्कुरा रहा था। फिर उसने हिल को अपने फेरोमोन से शांत किया। हिल की वो प्यारी सी स्माइल। जिंगमू ये सोच के अपना सिर पकड़ लेता है और खुद को समझाने लगता है, नहीं, ये सही नहीं है। मैं अपने अंदर कोई फीलिंग्स नहीं ला सकता। अगर मैं इतनी गहरी नफरत को भुला रहा हूँ तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं खुद को खत्म ही कर डालूं। ये सब सोच के वो दुश्मनी वाली नजरों से हिल की ओर देखने लगता है। ओहो गाइस, नफरत है कि प्यार को पलने ही नहीं दे रही। देखते हैं कि कल सुबह क्या होता है।